नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ, उपकोषा की कहानी। बिल्कुल, उपकोषा, जिसका जिक्र आता है उपकोषा का सतीत्व और प्रतिशोध में। और ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका पति वो तपस्या के लिए बाहर गया हुआ है। हाँ, और वो अकेली है, और तभी शहर के कुछ कह सकते हैं शक्तिशाली लोगों की नजर उस पर पड़ती है। हाँ, और ये सिर्फ कोई घटना नहीं है, ये कहानी दिखाती है कि कैसे उपकोषा ने अपनी इज्जत तो बचाई ही, पर अपनी बुद्धि और हिम्मत से उन शक्तिशाली लोगों को एक तरह से सबक भी सिखाया। बिल्कुल, ये चतुराई और न्याय की भी कहानी है। सही कहा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि उपकोषा गंगा स्नान के लिए जा रही है, और तभी शहर के 3 बड़े रसूखदार लोग, एक तो राजपुरोहित मतलब राजा के मुख्य पुजारी, हाँ, और नगरपाल यानी शहर के कोतवाल जैसे, और तीसरा था कुमार सचिव मतलब युवराज का मंत्री। हाँ, ये तीनों उसे देखते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। और अपने गलत इरादे भी जाहिर कर देते हैं। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उपकोषा घबराती नहीं है। बिल्कुल नहीं, अच्छा। वो फौरन उनकी नीयत समझ जाती है और तय करती है कि वो इस स्थिति को अपने काबू में लेगी। वो एक योजना बनाती है। हाँ, और क्या गजब की योजना। वो तीनों पुरुषों से अलग अलग मिलती है और बड़ी चालाकी से तीनों को उसी रात अपने घर आने को कहती है, लेकिन अलग अलग पहर में, अलग अलग समय पर। हाँ, पहले पहर कुमार सचिव, दूसरे में नगरपाल और तीसरे पहर में पुरोहित। और इसमें एक और मोड़ है। हाँ, एक बनिया भी है, हिरण्यगुप्त नाम का, जिसके पास उपकोषा के पति ने अपना कुछ धन रखा हुआ था अमानत के तौर पर। अच्छा। वो भी लालच में आ जाता है और उपकोषा के पास पहुंचता है। तो उपकोषा उसे भी बुला लेती है उसी रात चौथे पहर में। अब देखिए, मंच तैयार है। बिल्कुल। तो उपकोषा घर आती है, अपनी दासियों को बुलाती है और तैयारी शुरू करती है। क्या तैयारी? एक खास किस्म का सुगंधित अलकतरा मतलब कोलतार तैयार किया जाता है। अच्छा, कोलतार। हाँ, और एक बड़ा सा संदूक बनवाया जाता है। ऐसा संदूक जिसमें बाहर से कुंडी लगाने का इंतजाम हो। फिर रात होती है और योजना पर काम शुरू होता है। तो सबसे पहले कुमार सचिव आता है। हाँ, पहले पहर में उसे बड़े आदर से अंदर लाया जाता है और फिर स्नान करने के बहाने एक अंधेरे स्नानागार में ले जाते हैं। अंधेरे में? हाँ, और वहीं पर दासियां बड़ी चतुराई से उसके कपड़े गहने वगैरह उतरवा लेती हैं। और फिर उस अलकतरे से जो सुगंधित था उसके पूरे शरीर पर मालिश कर देती हैं। ओह, और उसे पता भी नहीं चलता? अंधेरे में क्या पता चले, बस तन ढकने के लिए एक छोटा कपड़ा दे देती हैं। गजब। और तभी जैसे ही दरवाजे पर दूसरे मेहमान यानी नगरपाल की दस्तक होती है, हाँ। दासियां घबराहट का नाटक करती हैं। अरे, कोई आ गया, जल्दी छिप जाओ। अच्छा। और कुमार सचिव को फुसलाकर उसी बड़े संदूक में घुसा देती हैं। और बाहर से कुंडी लगा दी। कमाल है। और फिर नगरपाल के साथ भी यही हुआ होगा। कोषा की हिम्मत और उसकी योजना की बारीकी देखने लायक है, पर इसमें खतरा भी तो था। खतरा तो था बिल्कुल, पर शायद वो लोग अपनी हवस में इतने अंधे थे, या शायद उपकोषा ने स्थिति को ऐसे संभाला कि उन्हें शक ही नहीं हुआ। हो सकता है। खैर, अब चौथा पहर। हाँ, अब आता है बनिया हिरण्यगुप्त। उसके साथ क्या हुआ? उपकोषा पहले उससे कहती है कि मेरे घर में देवता हैं संदूक में बंद, उनके सामने वचन दो कि मेरे पति का धन लौटाओगे। अच्छा, देवताओं के सामने मतलब उन तीनों के सामने? हाँ, अंदर बंद लोगों को वो देवता बताती है। बनिया वचन दे देता है। फिर उससे भी स्नान के बहाने वही अलकतरा। उससे भी? लेकिन अब तो सुबह होने वाली होगी। सुबह होने लगी थी तो उसे संदूक में बंद करने का समय नहीं था। तो फिर उसे बस अपमानित करके घर से भगा दिया। ओह। कहते हैं रास्ते में कुत्ते भी पीछे पड़ गए उसके। ओह, बड़ी बेइज्जती हुई होगी उसकी। बिल्कुल। बनिया तो गया, लेकिन उपकोषा का काम अभी बाकी था। हाँ, अब न्याय का समय था। अगले दिन उपकोषा सीधा राजा नंद के दरबार पहुंचती है। राजा के दरबार में? हाँ, और बनिया पर आरोप लगाती है कि उसने उसके पति का धन हड़प लिया है। और सबूत? वो कहती है, महाराज, मेरे घर में देवता हैं, एक संदूक में बंद, वो गवाह हैं। राजा भी हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, पर उसने संदूक मंगवाने का आदेश दिया। दरबार में संदूक लाया गया। फिर उपकोषा बनिया को धमकाती है, सच बोलो वरना मैं संदूक खोल दूंगी या जला दूंगी। अंदर बंद लोगों की तो हालत खराब हो गई होगी। हाँ, अपनी पहचान बचाने के डर से वो तीनों अंदर से ही चिल्लाकर गवाही देते हैं, हाँ हाँ, बनिया ने हमारे सामने धन लौटाने की बात मानी थी। और बनिया बेचारा क्या बोलता, चुप रह गया। लेकिन राजा को तो उत्सुकता हुई होगी कि संदूक में कौन है। बहुत। उसने पूछा उपकोषा से, आखिर कौन है ये देवता? और उपकोषा ने संदूक खोल दिया और उसमें से निकले वो तीनों अलकतरे से पुते हुए, जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था।
पूरे दरबार में क्या हुआ होगा? हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, सब हंसने लगे। फिर उपकोषा ने सारी कहानी सुनाई होगी। हाँ, उसने राजा को सब कुछ बताया कि कैसे इन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और कैसे उसने ये योजना बनाई। सबने उसकी बुद्धि और साहस की प्रशंसा की होगी। बिल्कुल, राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने न्याय किया। क्या न्याय हुआ? उन तीनों पुरुषों की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। और बनिए का? बनिए को भी दंड मिला और उसे वो धन लौटाना पड़ा। राजा ने उपकोषा को बहन कहा, उसे सम्मानित किया और धन देकर विदा किया। वाह, पूरे नगर में उसकी चर्चा हुई होगी। मुश्किल हालात में अपनी बुद्धि और हिम्मत से न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि अन्याय करने वालों को सजा भी दिलवा सकती है और अपना हक भी हासिल कर सकती है। हाँ, और ये उस समय के समाज पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जहाँ ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं एक साधारण स्त्री की चतुराई उन पर भारी पड़ सकती थी। उसने सिस्टम के ही खिलाफ इस्तेमाल किया। उपकोषा का चरित्र, उसकी योजना बनाने की क्षमता वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है। हाँ। इस कहानी में न्याय जो है, वो प्रतिष्ठा और सार्वजनिक अपमान से कितना जुड़ा हुआ है? उपकोषा ने उन लोगों को सबके सामने शर्मिंदा करके न्याय पाया। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या न्याय का ये तरीका, ये सार्वजनिक शर्मिंदगी वाला पहलू आज के समाज में भी उतना ही कारगर या स्वीकार्य माना जाएगा? इस पर विचार किया जा सकता है।